किसी भी चुनाव को समझने के लिए शोर शराबे और नारों से आगे देखना पड़ता है, जमीन पर उतरना पड़ता है, लोगों की नब्ज को महसूस करना होता है। तो चलिए आज नाथद्वारा की राजनीति को एक नए चश्मे से देखते हैं। ये किसी पार्टी का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की एक कोशिश है कि वोटर की आवाज को सही मायनों में कैसे सुना और समझा जा सकता है। हम देखेंगे कि शासन का रास्ता आखिर लोगों की जरूरतों, उनकी उम्मीदों और उनके विश्वास से होकर ही गुजरता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, नाथद्वारा, राजस्थान। यह सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, यहाँ की हवा में आस्था है, यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है। और यहाँ राजनीति सिर्फ वोटों का जोड़ घटाव नहीं है। यहाँ डाला गया हर एक वोट यहाँ की जमीन से, लोगों की रोजी रोटी से और उनके आपसी भरोसे से जुड़ा है। समझिए, जब कोई किसान वोट डालता है तो वो अपनी अगली फसल का भविष्य तय कर रहा होता है। जब कोई महिला वोट देती है तो वो अपने परिवार की सुरक्षा और बच्चों के कल के लिए अपनी आवाज बुलंद करती है। यही वो असल जुड़ाव है जो चुनावी नतीजों को मायने देता है। और इसी गहराई को समझने के लिए हमारा एक मूल मंत्र है, चुनाव कोई किस्मत का खेल नहीं होते। ये तो शासन के लिए की गई एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग है। मतलब लोगों की जरूरतों को डेटा के आधार पर समझना, उनके मुद्दों को पहचानना और फिर एक सोची समझी रणनीति पर काम करना। एक अच्छी सरकार वादों से नहीं, बल्कि इस तरह के ठोस काम से बनती है। जीत कोई इत्तेफाक नहीं होती, ये सही तैयारी का एक नतीजा होती है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं नाथद्वारा के लोगों की आवाज को समझने से, क्योंकि कोई भी रणनीति आखिरकार उन्हीं लोगों के लिए बनती है जिनकी जिंदगी पर उसका असर पड़ना है। यहाँ के मतदाता कौन हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं और उनकी सामूहिक सोच इस इलाके की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है। इन सवालों के जवाब खोजे बिना हम सिर्फ सतह को ही छू पाएंगे, असलियत की गहराई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस नंबर को देखिए जरा, लगभग 79% मतदान। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये हमें बताता है कि नाथद्वारा के लोग अपने लोकतांत्रिक हक को लेकर कितने सजग और गंभीर हैं। ये एक ऐसे वोटर की तस्वीर पेश करता है जो चुप नहीं बैठता, जो सवाल करता है और जो अपने नेताओं से जवाबदेही की उम्मीद रखता है। इतना ज्यादा मतदान ये भी साफ करता है कि यहाँ के लोगों को ये भरोसा है कि उनके एक वोट से फर्क पड़ता है, वो बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब एक नजर डालते हैं यहाँ की सामाजिक बुनावट पर। लगभग 19% अनुसूचित जनजाति और 10% से ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र का समाज कितना विविध है। ये समुदाय सिर्फ वोट बैंक नहीं है, ये तो इस इलाके की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ की हड्डी हैं। इनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी चुनौतियां हैं। किसी भी राजनीतिक समीकरण में इनकी भूमिका को नजरअंदाज करके आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। और ये विविधता सिर्फ SC/ST समुदायों तक ही नहीं है। यहाँ राजपूत, ब्राह्मण, भील और गमेती जैसे आदिवासी समूह और गुर्जर और मीणा जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय सभी एक साथ बसते हैं। इन सभी की अपनी अपनी ज़रूरतें और उम्मीदें हैं। किसी को अच्छी शिक्षा चाहिए तो किसी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, कोई अपनी ज़मीन और संस्कृति की सुरक्षा चाहता है। इस सामाजिक ताने बाने को समझे बिना यहाँ की राजनीति की पहेली को सुलझाना नामुमकिन है। और जब समाज में इतनी विविधता हो तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लोकतंत्र की बातचीत में हर एक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना सबसे जरूरी है। सार्वजनिक मंच पर होने वाली कोई भी बहस जानकारी पर आधारित और जिम्मेदारी से भरी होनी चाहिए। ये सिर्फ कोई आदर्शवादी बात नहीं, बल्कि हमारे संविधान की वो मूल भावना है जो हर नागरिक को बराबर का सम्मान देती है। तो हमने लोगों को समझा, उनके सामाजिक ताने बाने को देखा। अब आगे बढ़ते हैं और उस राजनीतिक फैसले को समझने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने 2023 के चुनाव में दिया। देखिए, किसी भी चुनाव का नतीजा एक दिन में तय नहीं होता। उसके पीछे महीनों की कहानियां, सालों की उम्मीदें और बहुत सी अनकही शिकायतें छिपी होती हैं। तो चलिए 2023 के जनादेश का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये है 2023 चुनाव के आखिरी आंकड़े। भारतीय जनता पार्टी को मिले 50.86% वोट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिले 46.74% वोट। यहाँ वोटों का बंटवारा बिल्कुल साफ है। दोनों बड़ी पार्टियों के बीच करीब 4% का फासला रहा। ये दिखाता है कि मुकाबला कितना नजदीकी और कड़ा था।
और अब जीत का अंतर देखिए, सिर्फ 7,636 वोट। ये संख्या हमें सिखाती है कि इस तरह के चुनावी मैदान में एक एक वोट की कीमत क्या होती है। यहाँ जीत और हार के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। कुछ हजार वोटों का इधर से उधर होना पूरे नतीजे को पलट कर रख सकता है। ये उन सब के लिए एक सबक है जो राजनीति को सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों का खेल समझते हैं। यहाँ तो हर गली, हर मोहल्ला मायने रखता है। अब उम्मीदवारों को सिर्फ उनके नाम से नहीं, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक किरदारों के तौर पर देखते हैं। एक तरफ थे कांग्रेस के सीपी जोशी, एक बेहद अनुभवी नेता जिनकी जमीन पर गहरी पकड़ थी, लेकिन जिन्हें कुछ लोग पुरानी पीढ़ी का मानते थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वीएस मेवाड़, एक नया चेहरा, शाही परिवार से ताल्लुक और पार्टी का पूरा समर्थन, लेकिन जमीनी राजनीति का अनुभव शायद थोड़ा कम था। तो ये लड़ाई एक तरह से अनुभव और बदलाव के बीच की लड़ाई थी। कोई भी चुनाव अपने आप में अकेला नहीं होता। 2023 के नतीजे को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा और नाथद्वारा के चुनावी इतिहास को खंगालना होगा। अतीत के आंकड़े हमें वो पैटर्न दिखाते हैं जो अक्सर पहली नज़र में दिखाई नहीं देते, और यही पैटर्न हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आज जो हुआ उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। अगर हम पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरती है। 2008 में सोचिए, बीजेपी सिर्फ 1 वोट से जीती थी। 2013 में बीजेपी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा। फिर 2018 में कांग्रेस ने बहुत मामूली अंतर से वापसी की और 2023 में बाजी फिर बीजेपी के हाथ में आ गई। ये साफ दिखाता है कि ये सीट हमेशा से ही कांटे की टक्कर वाली रही है, जहां पलड़ा कभी भी किसी भी तरफ झुक सकता है। और इसी इतिहास में एक बहुत जरूरी बात छिपी है। पिछले 4 में से 3 चुनावों में नतीजा चाहे जो भी रहा हो, बीजेपी का वोट शेयर लगातार 50 से 51% के आसपास टिका रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि पार्टी के पास एक बहुत मजबूत और स्थिर जनाधार है। किसी भी प्रतिद्वंदी के लिए इस किले को भेदना है तो सिर्फ सरकार के खिलाफ माहौल होना ही काफी नहीं है, बल्कि एक बेहद ठोस और जमीनी रणनीति की जरूरत होगी। तो अब तक हमने विश्लेषण किया, लोगों को समझा, नतीजों को परखा और इतिहास से सबक लिया। अब बात करते हैं आगे के रास्ते की। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या हुआ। असली सवाल तो ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके भविष्य के लिए एक असरदार योजना कैसे बनाई जाए। ये सिर्फ चुनाव जीतने का ब्लूप्रिंट नहीं है, ये लोगों से दोबारा जुड़ने और उनकी सेवा करने की एक मुकम्मल रणनीति है। इसे हम एक 4 आयामी दृष्टिकोण या चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये एक ऐसी रणनीति है जो मतदाताओं की अलग अलग चिंताओं को एक साथ साधती है। पहला मोर्चा स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान और संरक्षण। दूसरा, आर्थिक विकास, खासकर ग्रामीण कल्याण और रोजगार पर ध्यान। तीसरा, सामाजिक न्याय, यानी हाशिए पर खड़े समुदायों का उत्थान। और चौथा, जवाबदेही, मतलब सरकार के अधूरे वादों पर सवाल उठाना और एक बेहतर विकल्प देना। और ये रणनीति हवा हवाई नहीं है। ये टेबल दिखाती है कि डेटा के जरिए हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि लोगों के असल मुद्दे क्या हैं। आप देख सकते हैं कि रोजी रोटी यानी नौकरियां और मनरेगा और पानी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं हैं। इन्हें हाई यानी उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। इन्हीं मुद्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं से आम आदमी का जीवन सीधे तौर पर जुड़ा है। और आज के डिजिटल जमाने में जब हम लोगों तक पहुंचने के नए नए तरीकों की बात करते हैं, तो एक बुनियादी उसूल को कभी नहीं भूलना चाहिए। लोगों तक कोई भी संदेश पहुंचाते वक्त उनकी निजता यानी प्राइवेसी का सम्मान सर्वोपरि है। किसी भी तरह का संचार, चाहे वो फोन पर हो या मैसेज से, उनकी सहमति के बिना नहीं होना चाहिए। ये हमारे डिजिटल समाज का एक बुनियादी नियम है और भारत के कानून का अहम हिस्सा भी। इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए यह है एक 90 दिन की योजना। चुनाव से 90 दिन पहले बूथ स्तर पर सर्वे करके लोगों की असली शिकायतों को पहचानना। 60 दिन पहले छोटे छोटे समूहों को टारगेट करके उन तक अपनी बात पहुंचाना। 30 दिन पहले जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को पूरी तरह सक्रिय करना। और आखिर में चुनाव के दिन लोगों को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाना सुनिश्चित करना। ये एक व्यवस्थित कदम दर कदम उठाया जाने वाला प्लान है। तो हमने एक सफर तय किया है, जमीन की आवाज को सुनने से लेकर आंकड़ों के विश्लेषण तक, और फिर उस विश्लेषण से एक ठोस एक्शन प्लान बनाने तक।
ये सफर हमें दिखाता है कि गहरी समझ और सही रणनीति से ही लोगों का भरोसा जीता जा सकता है, जिससे एक मजबूत जनादेश हासिल होता है। शासन का रास्ता अंतर्दृष्टि से होकर ही गुजरता है। तो ये रणनीति जमीन पर काम कैसे करेगी? स्थानीय भाषा और मुद्दों पर छोटी-छोटी वीडियोस और कंटेंट बनाकर, गांव-गांव तक व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए तेजी से सही जानकारी पहुंचाकर, लाइव सवाल जवाब सेशन करके सीधे लोगों से जुड़ना और उनके सवालों के जवाब देना। ये असल में व्यक्तिगत संपर्क को आज की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का सबसे असरदार तरीका है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारी रणनीति सिर्फ उम्मीद पर टिकी है या फिर ठोस सबूतों और आंकड़ों पर? राजनीति में उम्मीद रखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उम्मीद के सहारे चुनाव नहीं जीते जाते। जीत के लिए एक मजबूत, डेटा पर आधारित और लोगों की नब्ज को समझने वाली रणनीति चाहिए। ये सवाल हमें किसी भी राजनीतिक नजरिए की गहराई को परखने पर मजबूर करता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.